हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको प्रोवाइड कराती है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के बढ़िया वाले एजुकेशनल वीडियोस, जिनको देखकर पढ़कर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं बढ़िया वाली और टॉपर वाली, और कर सकते हैं आप अपनी क्लास में टॉप। तो देरी किस बात की है, सारे वीडियोस देख मारो और बढ़िया से अपनी कॉपी किताब लेकर प्रैक्टिस शुरू कर दो। हम केटर करते हैं लगभग सारे बोर्ड्स के बच्चों को, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, और लगभग सारी क्लासेस का कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो देरी किस चीज की है भाई, शुरू कर दो अपनी तैयारी। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज क्लास 9th के बच्चों को क्या पढ़ाना है भाई, ट्राइंगल्स चैप्टर का सेकंड वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 9th के बच्चों, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि क्लास 9th अगर तुम प्रीवियस वीडियो देखकर नहीं आए हो तो नुकसान में रहोगे, क्योंकि वहां पर मैंने कॉन्ग्रुएंसी का डिटेल्ड रिव्यू दिया था। मैंने कॉन्ग्रुएंसी को डिटेल में पढ़ाया है कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, और कॉन्ग्रुएंसी के बाद ऐसी कौन सी चीज है जिसको सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिया जाता है, फिर उसके बाद सीपीसीटी क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया है, और वो आपको जाकर देखना ही है। अगर आप नहीं देख पाओगे उस वीडियो को, या नहीं देख पाए हो, या नहीं देखा है, तो बहुत नुकसान उठाओगे बेटा। क्योंकि इंट्रोडक्शन मैं लिटरली बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि व्यूज बढ़े या मेरे पास व्यूज आए। होता यह है कि बेटा किसी भी चीज की शुरुआत अगर आपने मिस कर दी तो आपने उस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दी। अगर आप किसी चीज की स्टार्टिंग नहीं देख पाते हो तो फिर मिड ऑफ द पोर्शन देखने से आपको वो फल नहीं मिलता, वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो शुरू से देखकर सीखने पर मिल सकता था, है ना। तो जाइए उस वीडियो को भी पूरा देखिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। आपको स्पीड स्लो लग सकती है मेरे पढ़ाने की, तो आप बेसिक सी बात है, आप 1.5x या 1.75x पर देख सकते हैं। आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में ही देने वाला हूं, भले ही थोड़ी स्पीड स्लो हो जाए, पर मुझे उस चीज की टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन एक चीज की, और वो ये है कि तुम्हारे तक कॉन्सेप्ट जाना चाहिए, बस, है ना। चलिए भाई शुरू करते हैं सर ट्राइंगल्स चैप्टर का सेकंड सेशन, और दूसरे सेशन में आज अपन पढ़ेंगे क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। इसी के साथ साथ बेटा ध्यान देना, इसी के साथ साथ अपन क्या करेंगे, इसी के साथ साथ सर अपन एक्सरसाइज 1 जो आपकी एनसीईआरटी में है ना, एक्सरसाइज 1 जो आपकी एनसीईआरटी में है, इसके पहले, इसके जस्ट पहले, एक आध पेज पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एग्जाम्पल्स उनको भी बेटा अपन इस ही वीडियो में देख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स भी हम इसी वीडियो में, इसी सेशन में समझेंगे अच्छे से, ठीक है सर। तो चलो भाई शुरू करते हैं। पेंसिल, कॉपी, जो कुछ भी भाई, कॉफी वॉफी जो भी लेकर बैठना है बैठो, पर पढ़ाई करना है यार। पढ़ाई से मत भागो दोस्त, पढ़ाई से मत भागो, है ना। जैसे अगर तुम्हारी सांसें बंद हो जाए तो तुम राम राम सत्य हो जाएगा, है ना। ऐसे ही बेटा जीने के लिए जैसे सांसों की जरूरत है ना, ऑक्सीजन की, वाटर की, ऐसे ही यार मैं मानता हूं 99% या 95% एटलीस्ट मैं मानता हूं कि जो बच्चा शिद्दत से पढ़ाई करेगा ना, शिद्दत से पढ़ाई करेगा, शिद्दत बोले तो बिल्कुल दिल से पढ़ाई करेगा, और उसके दिमाग में ये चीज नहीं रहेगी कि मुझे फर्स्ट आना है या सेकंड आना है, नहीं, वो ये सोच के पढ़ाई करेगा कि हाँ यार मुझे सीखना है, मुझे आना चाहिए। लिटरली मैं सच्ची बता रहा हूं, वो पढ़ना, वो सीखना उसके लिए कामयाबी तक उसको ले जाएगा। और कामयाबी तुम जानते हो क्या होता है, कामयाबी इज ऑल अबाउट सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलना, माँ बाप को खुशी देना, और लास्टली बट नॉट लेटली आप बढ़िया अच्छा पैसा कमाओ, है ना। 3-4 चीजें हैं कामयाब होने के लिए। खुश रहो, है ना, अपने माँ बाप को खुश रखो, आपकी इज्जत हो सोसाइटी में, हर जगह आप जाओ तो आपको इज्जत की नजरों से देखा जाए, ऐसा नहीं देखा जाए कि यार वो तो पढ़ाई नहीं करता, बिल्कुल घूमता रहता है, आवारों की तरफ फिरता रहता है। नहीं, आपके हाथ में है बेटा, अभी आप बहुत छोटी उम्र में हो, आप क्लास 9th में हो ना, आप बहुत छोटी एज में हो अभी, आपके पास आने वाले 3 से 4 साल हैं, जो कुछ भी है बना लोगे तो बन जाओगे, नहीं बनाओगे तो फिर प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। फिर आपकी किस्मत और ऊपर वाले के हाथ में है, हो सकता है तब भी आपको कामयाब बना दे ऊपर वाला, पर आपकी मेहनत से आप कामयाब नहीं बन पाओगे। आपकी मेहनत करने के लिए आपके पास ये 3-4 साल हैं, अच्छे से कर लो मेहनत, लिटरली मैं सच्ची बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, ठीक है। माँ बाप को खुशी दे पाओगे फर्स्टली एंड लास्टली, ठीक है। चलो भाई, तो भैया बात हो रही है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल की। सबसे पहला रूल कॉन्ग्रुएंस कराने का, है ना। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, किस चीज की बात कर रहा हूं, नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देख लो, मैं फिर बोल रहा हूं।
सर हम अभी क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया है SAS। आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से सबसे पहला है SAS, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले पढ़ाना चाहिए SSS। ये मेरी फीलिंग है, मेरा मानना है, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो SAS देखते हैं, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहली बात जो मैं बोल रहा हूं वो है सैंडविच। क्या है सर? सैंडविच। सर ये क्या बात कर रहे हो आप? आपको भूख लग रही है क्या? नहीं बेटा, भूख तो नहीं लग रही है, बड़ी अभी नाश्ता करके ही आया हूं मैं। सैंडविच वाली बात से, सैंडविच क्या है बताता हूं। दो ब्रेड और उसके बीच में जैम, या दो ब्रेड के स्लाइसेस उसके बीच में आलू, है ना, बैटर, या दो ब्रेड उसके बीच में पनीर, या दो ब्रेड उसके बीच में चीज, या दो ब्रेड उसके बीच में कॉर्न। सारी चीजें देख रहे हो आपके दो ब्रेड हैं, दो ब्रेड के स्लाइसेस और बीच में कुछ फंसा हुआ है, बीच में कुछ इंसर्टेड है। ऐसे ही बच्चों SAS जो है, गौर से देखना बेटा, ये एक सैंडविच स्टाइल्ड क्राइटेरिया होता है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कराने का, जिसमें दो साइड्स के बीच में सर एक एंगल फंसा हुआ होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सैंडविच स्टाइल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। SAS और ASA ये दोनों सैंडविच स्टाइल क्राइटेरिया होते हैं। ASA भी देखेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके, बहुत गौर से सुनना। अब कैसे बन सकता है? देखो ट्राइंगल क्या होता है, बहुत गौर से सुनना जरा। ट्राइंगल होता क्या है यार, कैसे बनता है ट्राइंगल? सर जैसे ये अपन ने ट्राइंगल बना दिया और एक ट्राइंगल अपन ने ये बना दिया, ठीक है। नाम भी लिख देते हैं, चलो इसका नाम लिख देते हैं PQR और इसका नाम लिख देते हैं सर ABC। बहुत गौर से सुनना बेटा, ठीक है, बहुत गौर से सुनना। एक बात ध्यान रखना, रट लो, बिल्कुल दिमाग में फीड कर लो, चाहे SAS हो चाहे कोई भी क्राइटेरिया हो। 3 इक्वालिटीज चाहिए आपको। क्या चाहिए सर? 3 इक्वालिटीज चाहिए। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, मुझे पता है, ठीक है। 3 इक्वालिटीज। अब ये क्या होता है सर इक्वालिटीज? अरे बता रहा हूं, 3 इक्वल चीजें चाहिए दो ट्राइंगल्स में। 3 इक्वल चीजें चाहिए दो ट्राइंगल्स में। अब सुनो, बहुत गौर से सुनना। दो साइड्स लेते हैं सर, मान के चलो ये वाली साइड है अपनी 5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है अपनी 5 सेंटीमीटर सर, ठीक है। और ये वाली साइड है फॉर एग्जाम्पल सर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लिया, ठीक है। सर यहां पर ये वाली साइड है 4 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, मान लिया, ठीक है। गौर से सुनते जाना। दो साइड्स के बीच में एंगल, बीच में दो साइड्स के बीच में एंगल आना चाहिए सर। इस साइड और इस साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है, मेरी बात सुनो जरा, मैं पेन रख लूं पॉकेट में क्योंकि अभी दोनों हाथों की जरूरत है। 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर देखो मिल कहां रहे सर? ये P पे मिल रहा है, P पे, ठीक है, ये P पे मिल रहा है सर। ये वाला एंगल मान के चलो अपन को दे दिया गया 60 डिग्री, ठीक है सर। यहां देखो, यहां देखो, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर कहां मिल रहे? कहां मिल रहे? बीच में कौन सा एंगल आ रहा है इन दोनों के बीच में? सर इन दोनों के बीच में एंगल B आ रहा है। चलो मान के चलो एंगल B, ये वाला एंगल B जो यहां है, ये भी अपन को 60 डिग्री दिया है। बेटा ये हुआ SAS का क्राइटेरिया। बताता हूं, पूरा बताता हूं, टेंशन नहीं लो, पूरा बताता हूं। एक्टिव साइड्स और एक्टिव एंगल्स के बारे में बात करेंगे अपन अभी। सबसे पहले अब बात करेंगे अपन एक्टिव साइड्स और एक्टिव एंगल्स। क्या सर? एक्टिव साइड्स एंड एक्टिव एंगल्स, ठीक है, ठीक है। मेरी बात सुनना, ठीक है। अभी ऑटोमेटिक समझ जाओगे तुम एक्टिव साइड्स और एक्टिव एंगल्स होते क्या है। SAS को मैं जितना डिटेल में बता रहा हूं ना, सिखा रहा हूं ना, मैं आगे के नहीं सिखाऊंगा इतने डिटेल में। पता है क्यों? क्योंकि ये पहला है, इसको इतने डिटेल में सिखा दूंगा कि आगे मैं सिर्फ तुम्हें मेथड बताऊंगा, बाकी तुम खुद समझ जाओगे। देख लेना। देखो सर, मैं तुमसे कहूं कि बेटा गौर से देखना, मैं तुमसे कहूं यार PQ 5 है और BC
5 है। हाँ लिख लो भाई, इक्वल है, पी क्यू और बी सी इक्वल है। हाँ सर लिख लिया, लिख लिया। फिर मैंने कहा यार देखो पी आर और ए बी इक्वल है। फिर मैंने लिखा यार पी आर और ए बी इक्वल है। हाँ यार सही कह रहे हो, ठीक है। फिर मैंने कहा कि एंगल पी और एंगल बी इक्वल है, एंगल पी और एंगल बी इक्वल है। मैंने देखा कि यार ये साइड इक्वल साइड, तो ये साइड का सेट आ गया, साइड इक्वल साइड में साइड का सेट आ गया, एस मतलब साइड। पी आर इक्वल ए बी, ये दोनों भी साइड साइड है तो साइड का सेट आ गया, और एंगल इक्वल एंगल, एंगल का सेट है तो ये एंगल का सेट आ गया। अभी देखो तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एस एस ए, अपन एस ए एस पढ़ रहे, ये एस एस ए आ रहा है। एस एस ए नाम की कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है, याद रखना, ठीक है, ओके। अभी अपन ने सिर्फ लिख लिया, जो इक्वल इक्वल चीजें हैं लिख ली। ध्यान देना गौर से, बहुत गौर से ध्यान देना कि सर इस पी क्यू, ये समझाना भी थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, पी क्यू और पी आर के जो बीच में एंगल है वो है एंगल पी। देखो पी क्यू और पी आर, इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है, ये पी एंगल इन दोनों साइड से ही बन रहा है, वो एंगल पी है। बी सी और ए बी, बी सी और ए बी, अब देखो यहां नाम गलत लिख दिया अपन ने। अगर B से हम C लिख रहे हैं, B एंगल 60 से BC लिख रहे हैं, तो फिर BA लिखना चाहिए। जैसे PQ एंगल 60 से PQ, P से शुरू करा इसका नाम, और इसका नाम शुरू करा 60 वाले एंगल P से, PR, PQ और PR, तो इसका नाम भी 60 डिग्री वाले BA, B से शुरू करेंगे बेटा, क्योंकि 60 P लिखा है तो P से शुरू करा, 60 B पे लिखा है तो BA और BC लिखेंगे, तो इसको BA कर दो यार, है ना, इसको BA कर दो, बिल्कुल बैलेंस करके चलना पड़ेगा, इसको BA कर दो, ठीक है। अब देखना गौर से, सर BC और BA, इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा फंस रहा है? सर BC, ये हो गया BA, ये हो गया BC, दोनों गए और एंगल B पे अटैक कर दिया। देखो एंगल B लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में एंगल B आ रहा है। क्या इन दोनों के बीच में जो एंगल P आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल B आ रहा है, क्या ये बीच में आने वाले एंगल्स भी इक्वल हैं? हाँ सर, एंगल P इक्वल एंगल B इक्वल है। बात समझ में आ रही है ना? तो सर एक्चुअली में आप इसको ऐसे लिखेंगे, PQ इक्वल BC और PR इक्वल BA, और सर PQ और PR के बीच वाला एंगल एक्टिव है। एक्टिव एंगल की बात, एक्टिव एंगल मतलब वो एंगल्स जो इक्वल इक्वल आ रहे हो और कॉन्ग्रुएंसी में हिस्सा ले रहे हो, कॉन्ग्रुएंसी कराने में मदद कर रहे हो। तो सर एंगल P इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यार PQ और PR वाली लाइंस के बीच में लिखो ना यार, यहां एंगल P इक्वल एंगल B जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, और एंगल B एक्टिव भी है। एक्टिव मतलब इक्वल इक्वल भी दिया गया है, तो एंगल B इन दोनों के बीच में लिखो ना भाई, BC और BA के बीच में एंगल B। अब देखो बेटा ये क्या बना, ये बना बेटा साइड इक्वल साइड यानी साइड का सेट, ये बना एंगल इक्वल एंगल यानी एंगल का सेट, ये बना साइड इक्वल साइड यानी साइड का सेट। तो बेटा ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया हो गया। अपन लास्ट में लिखेंगे बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब नाम लिखने की बारी। लास्ट सेशन में मैंने बताया था नाम बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नाम लिखते हैं, देखो बहुत आराम से लिख जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ट्राइंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दिस। अभी मैंने नाम नहीं लिखा, सिर्फ ट्राइंगल लिखा, ठीक है। देखते हैं कैसे नाम आएगा, सुनो बहुत आराम से आएगा। देखो सर इसका बीच में 60 डिग्री है P, तो बीच में अपन P लिख देते हैं, P। सर तो इसका भी बीच में B आएगा 60 डिग्री वाला। अगर 60 डिग्री वाला वर्टेक्स P है तो यहां 60 डिग्री वाला वर्टेक्स B है, तो यहां भी सर अपन B लिखेंगे, बीच में जो इक्वल इक्वल एंगल है, जो एक्टिव एक्टिव एंगल है, ठीक है। अगर मैं QP लिख दूं, QP, मैं पहले 5 सेंटीमीटर वाली लाइन लिख दूं, मेरी मर्जी मेरी मर्जी, QP, मैं यहां QP लिख दूं, QP,
तो यहां भी 5 सेंटीमीटर वाली लाइन पहले लिखनी पड़ेगी, यानी सी बी 5 है तो यहां सी बी लिखना पड़ेगा, और क्यू पी आर आ जाएगा लास्ट में, सी बी ए आ जाएगा। ये बना बेटा अपना कॉन्ग्रुएंसी का परफेक्ट नाम, और यहां खत्म हो गया एस का काम। बात समझ में आ गई? ठीक है, एस खत्म हो गया। ठीक है, अब समझना बात को समझने की कोशिश करना कि एस से हमने कॉन्ग्रुएंसी कराना सीख ली। एक्टिव साइड्स क्या होती हैं बेटा? ये होती हैं एक्टिव साइड्स। ये पी क्यू इक्वल बी सी है तो ये एक्टिव है। एक्टिव मतलब इक्वल दी हुई या इक्वल जो हो और जो कॉन्ग्रुएंसी में पार्ट लें, कॉन्ग्रुएंसी कराने में हिस्सा लें, है ना? देखो लिखी हुई है ना? पी आर इक्वल बी ए, तो पी आर और बी ए, यहां पी आर और यहां बी ए, ये दोनों भी एक्टिव साइड्स है ना? ये एंगल पी और एंगल बी क्या है? एक्टिव एंगल्स है। एक्टिव साइड्स एंड एक्टिव एंगल्स कहते हैं उन साइड्स और उन एंगल्स को, दोनों ट्राइंगल्स में, जो कॉन्ग्रुएंसी कराने में आपकी मदद करे, एंड दे टेक पार्ट इन कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके बाद आता है सीपीसीटी। कॉन्ग्रुएंसी कराने के बाद सीपीसीटी आता है। व्हाट इज सीपीसीटी? बेटा प्रीवियस वीडियो देख कर आए होगे तो तुम्हें पता होगा। सीपीसीटी होता है कि अगर ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट करा लो तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। कब? ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कराने के बाद। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? प्रीवियस वीडियो देखकर आए हो ना? नहीं देखा है तो देख लो भाई, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये होते हैं सर, नाम से लिए जाते, नाम से जो नाम लिखा है ना अपन ने इसमें से निकाले जाते। अगर मैं क्यूपी की बात करूं, अगर मैं क्यूपी की बात करूं, साइड क्यूपी, तो साइड क्यूपी इस ट्राइंगल में है, तो इस ट्राइंगल में साइड क्यूपी का कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में कौन होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसका कॉम्पिटिटर या इसका भाई, कुछ भी कह लो, कि अगर क्यूपी यहां है तो यहां उसका कॉम्पिटिटर कौन होगा? तो अगर फर्स्ट 2 लेटर्स लिए तो यहां भी फर्स्ट 2 लेटर्स लेने पड़ेंगे, सीबी। बेटा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। QP एंड CB आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, और ये इक्वल हो जाएंगे काहे से? CPCT से। CPCT क्या होता है दोस्त? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ऐसे ही बच्चों अगर मैं तुमसे बात करूं PR, मैंने कहा बेटा साइड PR, इस ट्राइंगल में साइड PR, तो PR के मुकाबले इस ट्राइंगल में कौन आएगा? BA। कैसे पता चला? अरे भैया लास्ट के 2 लेटर्स ले लिए PR, तो यहां भी लास्ट के 2 लेटर्स ले लो BA। ये तभी पॉसिबल है जब तुम नाम बहुत अच्छे से लिख पाओ, परफेक्ट नाम लिख पाओ, तब पॉसिबल है ये अच्छे से निकालना। तो सर PR इज इक्वल टू BA। ठीक है, नेक्स्ट QR की बात करूं, अगर मैं QR, साइड QR, ये वाली साइड QR, तो QR फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर C और लास्ट लेटर AC है, तो सर QR इज इक्वल टू C है। ये 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर्स बन गए जो इक्वल हो जाएंगे ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के बाद। किस चीज की मदद से? CPCT की मदद से। बात क्लियर है? ये तो साइड्स हो गई। CPCT की मदद से एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जैसे एंगल Q की बात करूं, एंगल Q बताओ CPCT से किस एंगल के इक्वल हो जाएगा? यहां एंगल Q यहां किस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है? देख लो भाई, एंगल Q पहला लेटर है तो एंगल C यहां पर पहला लेटर आ रहा है C, तो एंगल C आ जाएगा। एंगल Q और एंगल C इक्वल हो जाएंगे CPCT से। अगर मैं एंगल P की बात करूं, एंगल P किसके इक्वल होगा? तो एंगल P यहां बीच वाला लेटर B है, यहां बीच वाला लेटर P है, तो एंगल P और एंगल B इक्वल हो जाएंगे। ऑल्दो वो तो दिए गए हैं, देख लो, चेक कर लो। एंगल P 60, एंगल B 60 इक्वल है। ऐसे ही बच्चों अगर मैं एंगल R की बात करूं, R बेटा इस नाम में लास्ट में है लेटर, तो इस नाम में लास्ट में लेटर A है, तो एंगल R विल बी इक्वल टू एंगल E। तो तीनों एंगल्स, 3 एंगल्स के सेट और 3 साइड्स के सेट्स इक्वल हो जाएंगे CPCT से। ये खत्म हो गया बेटा अपना SAS कॉन्ग्रुएंसी। जल्दी से देख लो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चल अब सॉल्व करेंगे अपन एक आध 2 एग्जांपल्स बेस्ड ऑन SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है,
एक बात ध्यान रखना बेटा, SAS तभी लगेगा जब एक ट्राइंगल में दो एक्टिव साइड्स के बीच वाला एंगल भी एक्टिव हो, दूसरे ट्राइंगल में दो एक्टिव साइड्स के बीच वाला एंगल भी एक्टिव हो, बीच वाला। अब मान के चलो ये यहां से हट जाए, फॉर एग्जाम्पल ये यहां से हट जाए और ये अपन को यहां दे दिया जाए इधर 60 डिग्री। अब नहीं होगा बेटा ये, अब नहीं होंगे ये SAS से। क्यों नहीं होंगे, देखो बताता हूं। इन दो साइड्स के बीच में एंगल 60 आ रहा, तो ये तो SAS फॉलो कर रहा है ये ट्राइंगल के सर 5 4 और इनके बीच में 60। यहां 5 यहां 4 इनके बीच में 60 नहीं दिया, वो 60 अलग ही दिया, वो 60 इनके बीच में नहीं आ रहा। 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच वाला एंगल B जो है वो 60 होना चाहिए था, वो इक्वल होना चाहिए था, पर वो 60 नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, 60 अलग ही चल रहा है बेटा। ये SAS से अब नहीं हो पाएंगे, ठीक है, समझ गए ना अच्छे से। चलो आगे चलते हैं, हटाता हूं उसको। लो भैया एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से और ध्यान से पढ़ेंगे। ओके भाई, अपन को OA इक्वल OB दिया गया है, OD इक्वल OC दिया गया है। अरे बढ़िया, सबसे पहले एक काम करो, दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग बना लो, ऑल्दो अलग अलग ही है, बस थोड़े से जुड़े हुए हैं, तो मैं तो भाई अलग अलग बनाता हूं, मेरी तो आदत है, ठीक है। चलो ये ट्राइंगल ऊपर वाला अलग बना लिया बेटा अपन ने, नीचे वाला ट्राइंगल भी अलग बना लो तोड़ के, ठीक है सर। नाम लिख लेते हैं इनके, नाम क्या है भाई, CBO OAD, ठीक है। पहली चीज, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, अरे भैया ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल होते ही हैं बेटा। इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ाई है ना लाइंस एंड एंगल्स में, बस वही है, ठीक है। चलो सर ये वाला पार्ट हमें इसके इक्वल दिया है और ये वाला पार्ट OB OA के इक्वल दिया है, ये गिवन है। अच्छा, जो इक्वल इक्वल दिए हैं बस जरा उनको लिख लेते हैं, ठीक है। और ट्राइंगल के नाम भी दे दिए इनने लिख के, बेटा तुम्हारा काम इनने आधा कर दिया, तुम्हें बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया इनने ट्राइंगल के नाम लिखकर। देखो इनका पहला क्वेश्चन है ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC को कॉन्ग्रुएंट कराओ। तो सबसे पहली लाइन होगी इन ट्राइंगल AOD, इन्होंने नाम लिख के दे दिए बेटा ट्राइंगल के, ट्राइंगल AOD है एंड ट्राइंगल BOC है। तो बस ये तो मतलब ये समझ लो सोने पे सुहागा हो गया बेटा, इतना आसान कर दिया इन्होंने नाम देके। मैं सच बता रहा हूं, नाम लिखना ढूंढ के ये एक बहुत टफ चीज मानी जाती है बच्चों में, है ना। ये बहुत टफ चीज मानी जाती है कि नाम ढूंढ के अच्छे से लिखे जाएं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। ओके, अब चलो जल्दी जल्दी से तीनों चीजें लिख लेते हैं, ऐसी ऐसी ऊपर नीचे। सर इन्होंने सबसे पहले दिया OA इक्वल OB, ऐसे ही लिख लेते हैं पहले हम, OA इक्वल OB। अरे नहीं यार, गंदी राइटिंग में नहीं लिखना है, OA इक्वल OB, और ये अपन को गिवन है, रीजन भी लिखना पड़ेगा कि अपन ये क्यों लिख रहा है, गिवन, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट अपन को दिया OD इक्वल OC, है ना, OD इक्वल OC, तो OD इक्वल OC, ठीक है, ये भी गिवन है, ठीक है। और एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल दिया नहीं है, वो फिगर में मार्क करके दे दिया। अगर नहीं भी देते तो अपन को ढूंढना पड़ता, क्योंकि तीन चीजें कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए दोनों ट्राइंगल्स में तीन चीजें इक्वल इक्वल दिखानी पड़ती हैं। अभी समझाया मैंने तुम्हें पीछे। तो सर इस एंगल का नाम लिखेंगे अपन BOC, इस एंगल का नाम लिखेंगे AOD, ठीक है, दोनों इक्वल है, BOC AOD। अब सुनना मेरी बात, कई बच्चे यहां गलती कर देंगे, यहां वो AOD लिख देंगे कि सर AOD है इक्वल टू, यहां वो लिख देंगे COB, यहां वो लिख देंगे COB। हो सकता टीचर चेक कर दे, टिक लगा दे, पर मेरे अकॉर्डिंग ये गलत लिखना है, इसको BOC ही लिखना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं क्यों, सुनना मेरी बात, सुनना गौर से, बहुत गौर से सुनना। अगर तुम इस एंगल का नाम, इस एंगल का नाम गौर से सुनना, और इस एंगल की बात कर ले, चलो अगर तुम इस एंगल का नाम A से शुरू करते हो, AOD, A से शुरू कर रहे हो तुम, तो इस एंगल का नाम तुम C से शुरू नहीं कर सकते। बताओ क्यों, बताता हूं, बैलेंसिंग इज मस्ट, बैलेंसिंग सीखो तुम। मैंने पहले इस एंगल का नाम लिखते टाइम मैंने AO बोला, AO पे देखो कौन सा है, सिंगल डैश है ना,
AO पे क्या है, सिंगल डैश है ना, तो भाई सिंगल डैश तो BO पे है, तो BO से नाम शुरू करो ना। दूसरे ट्राइंगल में सिंगल डैश कहां है, सिंगल डैश रेड कलर का BO पे है, तो सर BO आएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हम लिखेंगे BOC। और ये क्यों इक्वल है सर, हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, VOA। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, यस सर। अब हम थोड़ा सा अपना दिमाग ज्यादा यूज करेंगे। पहली चीज तो इसको ले लो, ये साइड का सेट है, साइड इक्वल साइड, ये साइड का सेट है, साइड इक्वल साइड, ये एंगल इक्वल एंगल है, तो एंगल का सेट है, ठीक है। अब SSA तो होता नहीं है सर, पहले बता चुके। देखो क्या इन दोनों साइड्स OA और OD के बीच में ये वाला एंगल आ रहा है क्या, AOD, चेक करो। AO ये है, OA ये है, ठीक है, OA, इसको डार्क कर लेते हैं, फिर मैं इरेज कर दूंगा। सर OA ये हो गई, ठीक है, OD, OA और OD सर ये हो गई। इन दोनों साइड्स के बीच में AOD आ रहा है क्या, AOD, हां सर इन दोनों के बीच में AOD आ रहा है। लो भाई, इसका मतलब ये पूरी लाइन अब हमें यहां बीच में इंसर्ट करनी पड़ेगी। सैंडविच वाला क्राइटेरिया यहां बन गया बेटा। कौन सा क्राइटेरिया बन गया सर, सैंडविच वाला क्राइटेरिया यहां बन गया, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको स्पेस बनाते हैं बेटा, ठीक है, इसको यहां रख देते हैं और इस वाले पार्ट को अपन यहां रखेंगे इसके बीच में, क्योंकि SAS वाला सैंडविच वाला क्राइटेरिया ये क्वेश्चन, ये कॉन्ग्रुएंसी फोकस कर पा रही है। तो अब सही है, ये साइड दिस इक्वल दिस, एंगल दिस इक्वल दिस, साइड दिस इक्वल दिस, SAS परफेक्टली फॉलो हो गया। अब हम यहां लिख देंगे बाय, पूरा प्रॉपरली ध्यान देना, जरा प्रॉपरली ध्यान दो, देयरफॉर बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। ट्राइंगल के नाम लिखने पड़ते थे सोच समझ के, यहां नाम ऑलरेडी लिख के उन्होंने दे दिए, तो ये तो आसान बन गया। ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ठीक है, डन। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड बात की, सेकंड वाले पार्ट की, ठीक है सर। सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू BC। देखो यार, सिंपल सी बात समझ लो कि कॉन्ग्रुएंसी कराने के पीछे एक लालच होता है, और वो लालच होता है CPCT। मेरी बात गौर से सुनना। अगर मैं कहूं कि बेटा एक काम करो, प्रूफ करो कि CB और DA इक्वल है, मैं तुमसे कहूं कि यार इस फिगर में बच्चा जल्दी से प्रूव करो AD और BC इक्वल है, तो तुम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम एक चीज नोटिस कर लोगे, अगर तुमने प्रॉपरली प्रीवियस वीडियो और ये वीडियो देख रहे हो प्रॉपरली, बिल्कुल ध्यान से, एक चीज तुम नोटिस कर लोगे, क्या कि सर BC और AD इन दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कॉम्पिटिटर, बराबरी वाले। अगर मैं कहूं बेटा AD की लड़ाई कराओ तुम इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल से, तो AD किससे लड़ने जाएगा, AD बेटा इससे लड़ने जाएगा, BC से। तो यही लड़ाई, यही कंपैरिजन, यही कॉम्पिटिटरनेस, यही तो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो सर समझ में आ गया कि AD और BC कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। बात समझ में आ गई, यस सर। अब जब इन दोनों को इक्वल कराना होगा तो हम डायरेक्ट नहीं करा सकते, हमें CPCT से हमें कॉन्ग्रुएंट कराना पड़ेगा। हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराएंगे और फिर हम पता क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमेशा कहता है कि अब हमारे अंदर वाली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सारे इक्वल हो जाएंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सारी इक्वल हो जाएंगी। बात समझ में आई। तो बेटा अब अपन पता क्या करेंगे, अब अपन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट करा, इस फर्स्ट पार्ट की कॉन्ग्रुएंसी की मदद से हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, सेकंड पार्ट में अपन सबसे पहले लिखेंगे बाय CPCT ऑफ, बाय CPCT अगर अच्छे से समझना है प्रीवियस वीडियो देखो बेटा, ठीक है। बाय CPCT, किसकी CPCT बेटा, बाय CPCT ऑफ पार्ट वन मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। तो ये दोनों तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब मेरी बात सोच समझ के बताना कि भाई अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो क्या कर सकते हैं अपन,
तो अब मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूं कि बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, सोच समझ के बताओ कि इस एंगल का कॉम्पिटिटर इस ट्राइंगल में कौन है। और कई बच्चे देख के अभी बताएंगे कि सी का कॉम्पिटिटर सर ये है, और वो गलत हो जाएंगे, वो गलत हो जाएंगे। अब वो कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि इसका कॉम्पिटिटर ये है। बिल्कुल मैंने कहा, सही बात है, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है। मैं कहूं बेटा गौर से देखो, इस एंगल का कॉम्पिटिटर या कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में बेटा ये आएगा। कैसे आएगा बताता हूं, सुनो, सुनते जाओ, बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। सुनो क्या बोल रहा हूं, इस ट्राइंगल में ये एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं कब, सीपीसीटी से। अभी बताऊंगा क्यों ये दोनों इक्वल है। ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्यों है चलो बता देता हूं, सुनो। हां, इस एंगल का नाम है बीसीओ। पक्की बात है बीसीओ? यस सर, बीसीओ। अब इसी पैटर्न पे हम इस एंगल का नाम निकालते हैं, या इसी पैटर्न पे हम देखते हैं कौन सा एंगल आता है। ठीक है, चलो देखो बीसीओ कहां, यहां है सर, बीसीओ। चलो सर बी सबसे पहले नंबर पे है, तो यहां सबसे पहले नंबर पे ए है, तो यहां ए आएगा। ठीक है सर, फिर सी आया, सी सबसे लास्ट पे है सर, सी सबसे लास्ट में है, तो लास्ट में यहां कौन है, डी है सर, तो यहां डी आएगा। ओ यहां बीच में है, ओ यहां बीच में है, तो ओ की जगह ओ आएगा। बेटा एंगल बीसीओ एंगल एडीओ के कॉरेस्पॉन्डिंग है। एडीओ कहां है सर, एडीओ आ गया ये वाला। सब कुछ प्रॉपर नाम से होगा, नाम से खेल है बेटा, अगर नाम सही है तो तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, तो सर समझ में आ गया बाय सीपीसीटी ऑफ फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्ग्रुएंसी करा दी। कॉन्ग्रुएंसी कराने के बाद हम सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल बोल सकते हैं और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल में, है ना। इस ट्राइंगल में ये और इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी की मदद से। तो सर यहां पर अपन ने लिखा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। पूरा नाम लिख देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पूरा नाम लिख देना, बीसीओ इक्वल एडीओ, है ना। चलो अच्छा, ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग है, हो जाएगा, यस हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल सही है। तो यहां क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको इरेज कर दूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो गौर से सुनना। ऑल्टरनेट एंगल्स जानते हो? अगर मैं तुमसे कहूं बेटा z बन रहा है, मैंने तुम्हें लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाया है, लाइंस एंड एंगल्स में मैंने तुम्हें ऑल्टरनेट एंगल्स पढ़ाए हैं। ठीक है सर, अगर ऑल्टरनेट एंगल z वाले एंगल्स होते बेटा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट होगा। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइंस की वजह से बने तो वो इक्वल होते हैं। अगर मैं कहूं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तब तुम कहोगे कि हां सर अब ये एंगल और ये एंगल जो अल्टरनेट एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे। कब? जब ये दोनों पैरेलल हों। अब मान के चलो ये दोनों पैरेलल नहीं दी गई हैं, अब तुमसे कह दिया जाए कि बेटा बताओ ये दोनों एंगल्स क्या हैं, तो तुम कहोगे ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट हैं। और तुमसे कह दिया जाए कि बेटा देखो गौर से ये दोनों एंगल्स इक्वल भी तो आ गए, तो इक्वल कब होते यार? अभी बताया इक्वल कब होते, इक्वल तो तब होते जब लाइंस पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं। समझ में आ गई ना बात? ठीक है सर, बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसको लिखते हैं बेटा सी बी ए डी। ये वाला फिगर बना दिया पूरा, सी बी ए डी। और यहां लिखा एंगल बी एंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल ए आर ऑल्टरनेट एंगल्स, and equal also, and angle B is equal to angle A also, और ये इक्वल भी है। तो भैया ये कंडीशन सिर्फ तब पॉसिबल हो सकती है बेटा
जब ये दो एंगल्स जिन लाइंस की मदद से बन रहा है, इन दोनों लाइंस की मदद से, ये तो ट्रांसवर्सल है, इन दोनों लाइंस का पैरेलल होना, यही है कंडीशन, तभी पैरेलल होंगे, तभी ये इक्वल है, और इक्वल है तो इसका मतलब ये पैरेलल होंगी। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, अपन बोलेंगे बाय कन्वर्स, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, इसको कन्वर्स बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, या सिंपली डायरेक्ट लिख भी सकते हो, देयरफॉर एडी इज पैरेलल टू बीसी, डायरेक्ट लिख सकते हो तुम इसके बाद, देयरफॉर एडी इज पैरेलल टू बीसी, और ये लाइन लिख दो तो और अच्छी बात है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, by converse of alternate angles, AD and BC are parallel, AD is parallel to BC, और बेटा यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। That's it, क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड, कंप्लीटली सॉल्व। इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अपन कि क्या है और क्या नहीं। चलो लेट मी जस्ट इरेज दिस। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2 सर, जल्दी से देख लेते हैं। ओके, इसमें फिगर नहीं दिया गया है, अपन को फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है सर, ए बी लाइन सेगमेंट हो गई, ए बी, ठीक है। लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। लाइन एल, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, इसको अपन ने लिख दिया एल, ये लाइन एल हो गई, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मेरी बात गौर से सुनना सर, ये परपेंडिकुलर भी है ए बी के, तो ये 90, तो सर ये भी 90 है ना, परपेंडिकुलर है, और बाइसेक्टर भी है, ये लाइन एल इसका बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब है इसने दो इक्वल पार्ट्स कर दिए ए बी के, ए बी दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, इसका मतलब सर ये वाला पार्ट विल बी इक्वल टू ये वाला पार्ट। पक्की बात? यस सर, पक्की बात, ठीक है, पक्की बात है, यस सर, 100% पक्की बात है, ठीक है सर। तो इस पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइन एल आई, इसने ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट भी करा और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करा, मतलब 90 डिग्री बनाती हुई निकल गई, ठीक है सर। तो इसको अपन ओ ले लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, L पर कहीं कोई पॉइंट P है, चलो यहां पर अपन ने पॉइंट P ले लिया, ठीक है। शो दैट P इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, P जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है A से और B से। P का जो डिस्टेंस A से है, P का जो डिस्टेंस B से है वो बराबर है, ये प्रूव करना है। तो सर P का डिस्टेंस A से ज्वाइन कर दो, P का डिस्टेंस B से ज्वाइन कर दो, हमें प्रूव करना है PA और PB इक्वल हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हमें सॉल्व करना है। बात समझ में आई? व्हाट टू बी शोन, टू प्रूव या टू शो? टू शो, क्या शो करना है कि सर जो पॉइंट P है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L पर, जो पॉइंट P है वो A से और B से बराबर डिस्टेंस पर है, PA इज इक्वल टू PB, ये हमें शो करना है। इजिली हो जाएगा बेटा, CPCT से होगा, ये CPCT से होगा। दो ट्राइंगल्स तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, आ रहे, दो ट्राइंगल, एक हो गया POA, एक हो गया POB, इन दोनों को अलग अलग बनाओ अगर तुम अच्छे से समझना चाहते हो तो। चलो बना लेते हैं, छोटू छोटू से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया POA, ये हो गया POB, लिख देते हैं, ये P हो गया दोनों का, ये बेटा दोनों P हैं, ठीक है, ये दोनों P हैं, P, ये दोनों O हैं बेटा, ठीक है, दिस इज O और ये भी O है, एंड दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है सर। क्या क्या चीजें इक्वल है सर? पहली बात तो ये और ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? अरे भैया ए बी के बाइसेक्शन हो गया, दो इक्वल पार्ट्स में टुकड़े हो गए, ये दिया है, और सर 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ठीक है। बेटा गौर से देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें दो चीजें इक्वल मिली। क्या चीजें? दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये तो एक इक्वालिटी हो गई। एंगल 90 इज इक्वल टू एंगल 90, ये दूसरी इक्वालिटी हो गई। अरे भाई तीसरी चीज मिसिंग है, तीन चीजें चाहिए हमें कॉन्ग्रुएंसी कराने के लिए, तीसरी चीज गौर से ढूंढनी पड़ेगी, उन्होंने दी नहीं है, और वो अगर आपकी नजरें तेज है तो आप देख लोगे। क्या सर? PO और PO दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो PO इक्वल PO दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ये इक्वालिटी है तीसरी। समझ में आ रही बात?
समझ में आई क्या बात कि नहीं आई भाई? तो दोस्त इसको जरा यहां ले जाते हैं और इनको थोड़ा सा अपन करते हैं बड़ा, सो दैट और क्लियर दिखे और अच्छे से समझ में आए सारी चीजें। ठीक है, चलो ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सर ट्राइंगल के नाम लिखेंगे और कॉन्ग्रुएंट करेंगे। पहले तो ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, एओपी तो बीओपी। भैया नाम भी ध्यान से लिखना बेटा, अगर आप ए से शुरू कर रहे हो, ऐसे नाम लिख रहे हो एओपी, तो इसका नाम भी ऐसे ही जाएगा बीओपी। समझ रहे हो ना बात को? और अगर आप पी से नाम शुरू कर रहे हो पीओए, तो इसका भी नाम पीओबी ऐसे आएगा। नाम का गेम है, मैं फिर बोल रहा हूं, नाम का बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है। ठीक है, तो सर नाम लिखते हैं पहले अपन, इन ट्राइंगल एओपी एंड, ए से शुरू करा एओपी तो ये बीओपी आएगा, एंड ट्राइंगल बीओपी। नाम बैलेंस करके लिखना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है सर, लिख लिया। अच्छा, जो तीन तीन चीजें इक्वल हैं उन्हें लिख लो। ठीक है सर, एओ इक्वल बीओ। सर कैसे इक्वल है? बाइसेक्ट हो गई, ए बी इज बाइसेक्टेड। अपन रीजन क्या लिखेंगे? ए बी इज बाइसेक्टेड। ए बी बाइसेक्टेड है, ए बी बाइसेक्ट हुई थी एल से, इज बाइसेक्टेड बाय एल भी लिख देना, ए बी इज बाइसेक्टेड बाय एल, ये भी, या एल बाइसेक्ट ए बी, ये भी लिख सकते हो। फिर अपना है ओपी इक्वल ओपी, है ना, ओपी इक्वल ओपी। ठीक है सर, ओपी इक्वल ओपी, ये कॉमन है बेटा दोनों ट्राइंगल में, ये कॉमन है। कॉमन वाली चीज भी अपन इक्वल ले सकते हैं और लेते ही हैं। ठीक है सर। तीसरा एंगल 90, एंगल एओपी इक्वल एंगल बीओपी, एंगल एओपी इक्वल एंगल बीओपी। ठीक है सर, ठीक है। और ये कैसे? अरे भैया ये क्यों आया था? सर ये आया था एल इज परपेंडिकुलर ए बी, जो एल है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। ठीक है, ओके सर। अब ये हो गया बेटा साइड इक्वल साइड यानी साइड का सेट, ये हो गया साइड इक्वल साइड यानी साइड का सेट, ये हो गया एंगल इक्वल एंगल यानी एंगल का सेट। सर आपने बताया था एस एस ए तो होती ही नहीं है, तो अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि एस 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 नाम की कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। तो अब सोच समझ के ध्यान से देखो बेटा, क्या ये वाला एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में आने के लायक है? इन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है? चलो देख लेते हैं सर। एओ और ओपी, देखो बॉस, एओ और पीओ, एओ और ओपी या पीओ कुछ भी पढ़ लो, ये दोनों इस एंगल पे मिल रहे हैं, इस एंगल पे, और इस एंगल का नाम क्या है? एओपी। क्या यहां एओपी लिखा? हाँ सर एओपी लिखा। एओपी इस और इस साइड के बीच में है, यानी इस साइड यानी एओ और ये साइड यानी ओपी, इन दोनों के बीच में ये एंगल एओपी आ रहा है। इसका मतलब इस एओपी को इन दोनों के बीच में हम रख सकते हैं, इनका स्थान सही है, इनका स्थान हम बीच में ही रखेंगे। बात समझ में आ गई? तो सर इसको थोड़ा सा अपन ले लेते हैं नीचे और इसको थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट करते हैं, और अब ये अपनी सही जगह पर जा रहा है, ये इधर आ गया। इसलिए मैं कहता हूं कॉन्ग्रुएंसी करने से पहले डिसाइड कर लिया करो कि कौन सी चीज किसके बीच में कहां आएगी। यहां तो बोर्ड है तो मैं तो यहां काट पीट के ऊपर नीचे कर ले रहा हूं, तुम कैसे कर पाओगे? तो तुम दिमाग लगाओ, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम कर लोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, तो सर हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। हम क्या कहेंगे? बाय एस ए एस, देखो भाई एस ए एस आ गया, एस ए एस, बाय एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, बाय एस ए एस रूल ऑफ congruence, we can say that triangles are congruent. Triangle AOP is congruent to triangle BOP. ठीक है, कॉन्ग्रुएंस। इन्होंने कॉन्ग्रुएंसी तो पूछा नहीं था, कहीं भी नहीं पूछा इनने कॉन्ग्रुएंसी। पूछा है क्या? देखो कहीं लिखा कि कॉन्ग्रुएंट करो, नहीं लिखा। पर हमें कॉन्ग्रुएंट इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें पता है इन्होंने P पॉइंट से A पॉइंट तक की दूरी, P पॉइंट से B पॉइंट तक की दूरी इक्वल प्रूफ कराने की बात करी है। तो हम ये तभी करा सकते जब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा दें, और फिर हम कह सकते हैं कि ये PA और PB आपस में क्या है बेटा? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग जानते हो ना, बिल्कुल कॉम्पिटिटर वाला, कि अगर मैं कहूं बेटा बताओ
इस वाले का मुकाबला इस ट्राइंगल में कौन करेगा, तो तुम कहोगे सर पी भी करेगा, यही तो कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। तो अब जब ये दोनों, ये कॉन्ग्रुएंसी हो चुकी है, तो अब अपन कॉन्ग्रुएंसी के बाद क्या बोलेंगे बेटा, बाय सीपीसीटी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी पी ए विल बी इक्वल टू पी बी, पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। और बेटा यही हमें प्रूव करना था। दे वर आस्किंग प्रूव दैट द डिस्टेंस, प्रूव दैट P इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, P A से और B से बराबर डिस्टेंस पर है, तो लास्ट में लाइन लिख देंगे देयरफॉर P इज इक्यू डिस्टेंट, P is equidistant from A and B. लो भाई हो गया, दैट्स इट। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी में मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन और अपन आगे चल सकें, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलें बेटा। SAS नाम की कॉन्ग्रुएंसी हो चुकी है, जिसको हमने बहुत डिटेल में समझ लिया, दो एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी की तरफ, और नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी है ASA। ये भी मेरे प्यारे बच्चे, ये भी सैंडविच वाली कॉन्ग्रुएंसी है। जी हां, मैंने समझाया ना, ये ASA दो एंगल के बीच में साइड फंस गई, तो ये भी सैंडविच टाइप कॉन्ग्रुएंसी है, सैंडविच टाइप कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये भी सैंडविच टाइप है। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, एक साइड होगी और उस पे बनने वाले, ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल की एक साइड होगी और उस पे बनने वाले दोनों तरफ के एंगल, एक तरफ ऐसा बनेगा और एक तरफ कुछ ऐसा बनेगा, ये पूरा एक्टिव होगा। दूसरी तरफ दूसरे ट्राइंगल में बनने वाली साइड्स के, है ना, दूसरे ट्राइंगल में हो सकता है ऐसी साइड हो और एक एंगल यहां हो और एक एंगल यहां हो, कुछ इस तरह सा फॉर्मेट मिलेगा आपको। मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, देख के घबराओ मत कि सर ये क्या चाइनीज और जापानीज लिख रहे हो क्या, नहीं, अभी बताता हूं ये क्या लिख रहा हूं मैं। सुनो सुनो, समझते जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से समझोगे तुम, ठीक है। देखो बेटा, आपको दो ट्राइंगल दिए गए, ऑब्वियस सी बात है, हम दो ट्राइंगल से ही शुरुआत करते हैं हमेशा, ठीक है सर। द नेम ऑफ द ट्राइंगल, लेट अस से PQR, and the other triangle we are drawing is ABC, ठीक है। अब सुनते जाना गौर से, ठीक है। मैंने आपको ये वाला एंगल इसके इक्वल दे दिया, ये वाला एंगल मैंने दिया बेटा इसके इक्वल, ठीक है। मैंने कहा बेटा ये एंगल 30 हो, 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, दिस इज इक्वल टू दिस एंगल। पक्की बात है, यस सर। फिर मैंने कहा बेटा PR जो इक्वल मैंने दे दिया CB के, PR और CB इज इक्वल, ठीक है। अगर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं SAS को, अगर बेटा ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल दे दिया जाए तो SAS बन जाएगा। देखो कैसे, साइड और साइड ये दोनों एक्टिव है, एक्टिव साइड्स मतलब इक्वल, इसमें और इसमें इक्वल दिए हैं। ये साइड और ये साइड गई और इनके बीच में एंगल P है, वो भी एक्टिव है। ये साइड एक्टिव है, ये साइड एक्टिव है, ये दोनों है एंगल C, तो ये भी एक्टिव है ना। तो ये अगर ये दोनों इक्वल दे दिए जाते तो ये SAS बन जाता, पर इसको हटा देते हैं अपन अभी ASA। इसमें दो एंगल्स इक्वल दिए होंगे, दो एंगल्स, देखो एक एंगल ये इक्वल हो गया, एक और दिया होगा सेट। बच्चों अगर मैं तुम्हें ये एंगल इक्वल दे दूं इसके, अब हो गया बस ये ASA। कैसे हो गया बताता हूं, सुनो। तुमने देखा कि यार इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल बराबर है, मतलब एक सेट ऑफ एंगल इक्वल है, दूसरा एंगल बराबर है, दो सेट ऑफ एंगल्स इक्वल है, S और S तो आ गया, और एक साइड PR और एक साइड CB ये भी इक्वल है, तो दो सेट ऑफ एंगल्स आए और एक सेट ऑफ साइड्स इक्वल आ गया। चलो लिखते हैं, ठीक है, देखना, ध्यान देना जरा, लिखते हैं सर। पहले लिखते हैं एंगल P इक्वल, क्या दिया, एंगल P पे डबल साइन है, एंगल P इक्वल एंगल C, ठीक है। फिर एंगल R इक्वल एंगल R पे सिंगल है B, एंगल B, ठीक है।
और एक साइड दी है पी आर इक्वल सी बी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इस पे लिख दो बेटा एंगल इक्वल एंगल है तो एंगल का सेट है, एंगल इक्वल एंगल है तो एंगल का सेट है, साइड इक्वल साइड है तो साइड का सेट है। अब मेरी बात सुनना बेटा गौर से, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ए एस जैसा एक क्राइटेरिया होता है, बहुत गौर से सुनना, ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है। ए और एस क्राइटेरिया अलग अलग हैं, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है बेटा, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। मेरी बात सुनो, एंगल साइड, क्या साइड दो एंगल्स के बीच में फंसा हुआ है? नहीं फंसा, तो एस सैंडविच वाला क्राइटेरिया नहीं होता। अगर दो एंगल्स जिन साइड पर बन रहे हैं वो साइड उन दोनों एंगल्स के बीच में फंस जाए, अभी बताता हूं, सुनते जाओ। दो एंगल्स जो बन रहे हैं पी और आर, कौन से सुनना, ये पी आर बना दी मैंने, ये एंगल बनाया पी पे, ये इक्वल है ना इसके, और ये एंगल बनाया आर पे, बना दिया। ठीक है, अब ये दोनों एंगल जिस साइड पे बन रहा है उसका नाम देखो क्या है सर, पी आर है उसका नाम। तो क्या ये भी एक्टिव है? क्या ये भी कॉन्ग्रुएंसी में हिस्सा ले रही है? हाँ सर पी आर एक्टिव है, देखो इस पे सिंबल लगा, ये भी इक्वल है किसके, इसकी इक्वल है। तो मेरा कहने का यही तो मतलब है भैया कि जो एंगल पी और आर जिस साइड पी आर पे बन रहे हैं, सुन लो, जो एंगल P इक्वल C है, जो एंगल R इक्वल B है, जो P और R बन रहे हैं, एंगल P और R, वो PR साइड पे ही बन रहे हैं क्या? हाँ PR पे बन रहे, और PR जिस साइड पे बन रहे हैं क्या वो भी एक्टिव है? वो भी कॉन्ग्रुएंसी में हिस्सेदारी है? हाँ सर वो भी पार्ट ले रही है, एक्टिव है वो भी। तो बेटा इसको बोला जाता है एंगल साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी। देखो ये आया सर, यहां से उड़ के आया एक एंगल, सर यहां से उड़ के आया एक एंगल, और दोनों एंगल जिस साइड पर बने भैया उस साइड ने भी तो पार्ट लिया, वो साइड भी तो एक्टिव है एस। तो ए कॉन्ग्रुएंसी यहां बन रही है इनकी बदौलत, ये इतने हिस्से की बदौलत। अच्छा यहां पर भी है क्या ए एस? चलो देखते हैं। यहां मैंने सी बी बनाई जिसके ऊपर एंगल सी एक्टिव है और एंगल बी एक्टिव है, और सी और बी जो एंगल एक्टिव है क्या किस लाइन पे बन रही हैं? वो दोनों एंगल्स सी बी पे बन रहे हैं सर। क्या सी बी जो साइड है सी बी जिस पर ये दो एंगल्स बन रहे हैं दोनों एक्टिव हैं, दोनों एक्टिव एंगल्स हैं, क्या ये साइड भी एक्टिव है? तो तुमने देखा, तुमने कहा हाँ सर ये साइड भी एक्टिव है, ये साइड भी पार्ट ले रही है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कराने में। तो बेटा ये हो गया एंगल, और ये दोनों एंगल जिस लाइन पर बने, जिस साइड पर बने वो भी एक्टिव है। तो ए एस ए बन के आया, उभरा कि नहीं उभरा, है ना? तो ए एस ए और ए एस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस यही है स्ट्रक्चर का। ऐसा स्ट्रक्चर के सर जो साइड है उसी पर दो एंगल्स एक्टिव एंगल्स बन रहे होंगे, ये भी एक्टिव है एंगल, ये भी एंगल एक्टिव है, और ये जो साइड बना रही है दोनों एंगल ये भी एक्टिव होगी। समझ गए बात? यस सर बात समझ गए, मेरी तो उम्मीद है कि हाँ यार बात समझ गए। ठीक है, तो अपन को समझ में आ गया कि एंगल P और एंगल R जिस साइड PR पे बन रहे हैं उस साइड PR को हमें इन दोनों के बीच में स्थान देना पड़ेगा। किसके बीच में स्थान देना पड़ेगा बेटा? इन दोनों के बीच में हमें यहां स्थान देना पड़ेगा इस PR को, और C और B जो बन रहे हैं वो CB पर बन रहे हैं, ये यहां बीच में आएगी। बात समझ में आ गई है ना? बात आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई, आपके दिमाग तक बात पहुंच गई है। ठीक है, तो सर करना क्या है आप तो ये बताओ। तो करना ये है दोस्त कि आपको पहले तो इसको यहां से हटाना है और इसको यहां बीच में लाना है। ठीक है, और इसको अब लाएंगे यहां। सॉरी एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ये हो गया अपना क्राइटेरिया कंप्लीट। समझ में आ गई बात? ये होता है ASA एंगल साइड एंगल। इतने डिटेल में शायद मैंने कभी नहीं समझाया होगा जितने डिटेल में मैं आज समझा रहा हूं। ठीक है, चलो इसके बाद अपन ट्रायंगल के नाम लिखने की प्रक्रिया देखेंगे। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम का ही काम है बेटा। तो अपन यहां लाइन लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल
RSA, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, triangles are congruent, triangle this is congruent to triangle this। अब तुम कहोगे सर ट्राइंगल का नाम क्यों नहीं लिखा? अरे भाई वही तो सबसे बड़ी बात है, इनके नाम लिखना ही तो सीखना है अब अपन को। अब अपन नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। देखो बेटा, एक ट्राइंगल का नाम तुम अपनी मर्जी से लिख लो और कोशिश करो नाम ऐसे लिखो कि थोड़े से पैटर्न में आए। पैटर्न समझना, जिस भी ट्राइंगल का नाम पहले लिख रहे हो एक पैटर्न अपने दिमाग में पैटर्न बना लेना। जरूरी नहीं है तुम इसको PQR लिखो या PRQ लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे तुमने मान के चलो लिख दिया PQR, तुमने लिखा सर PQR। अब ये जो नाम तुमने लिखा ये जिस पैटर्न को फॉलो करेगा, इस ट्राइंगल के भी नाम को उसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। इस ट्राइंगल का नाम भी वही पैटर्न फॉलो करेगा जो इस ट्राइंगल के नाम ने फॉलो करा। मतलब बताता हूं, सबसे पहले मैंने P लिखा। P देखो डबल डैश है, डबल वाला एंगल है, तो इसमें डबल वाला एंगल कहां है? डबल रेड C पे है, तो बेटा इसका नाम C से शुरू होगा। आ रही है ना बात समझ में? फिर मैंने P के बाद Q लिखा। Q पे कोई सिंबल नहीं है, ये खाली एंगल है, ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव एंगल। बेटा यहां इनएक्टिव कौन है? A इनएक्टिव है। यहां A पे कोई निशान नहीं है, B पे तो निशान है, B पे तो रेड सिंबल है, ये एक्टिव है। यहां A एंगल इनएक्टिव है, तो C के बाद A आएगा और फिर आ जाएगा B। देखो R और B लास्ट में है, R पे सिंगल डैश, B पे सिंगल डैश। ये है बेटा सिस्टम, ठीक है, अपना सिस्टम, मैथ्स का सिस्टम, कॉन्ग्रुएंसी का सिस्टम। बात समझ में आ गई? तो सर ऐसे नाम लिखे जाते हैं। और नाम के बाद क्या होता है तुम्हें पता है? CPCT है ना। नाम लिखो, कॉन्ग्रुएंट कराने के बाद सबसे पहला काम होता है नाम अच्छे से लिखो। नाम अच्छे से लिखने के बाद CPCT लगाना आना चाहिए। CPCT क्या होता है बेटा? सर CPCT होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। चलो पहले कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख लेते हैं, ठीक है। चलो PQR, नाम बेटा नाम से खेल होगा पूरा, अब पूरा गेम होगा नाम से। PQR इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, ट्राइंगल CAB, ठीक है बेटा। चलो साइड्स देख लेते हैं, सबसे पहले साइड्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली साइड देखते हैं PQ बेटा, PQ, ये PQ है सबसे पहली साइड, ठीक है, PQ। अगर मैं कहूं इस ट्राइंगल से PQ ले रहा हूं, तो बताओ इस ट्राइंगल से उसका कॉरेस्पॉन्डिंग, उसका कॉम्पिटिटर, उसका भाई कौन होगा? तो तुम कहोगे कि सर आपने सबसे पहले शुरू के 2 लेटर ले लिए, तो यहां भी शुरू के 2 लेटर ले लो, C है, तो PQ इज इक्वल टू CA हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। सर अगर मैं कहूं QR, यहां मैं दूसरी साइड QR उठा लूं, देखो भाई यहां QR, तो यहां पर QR का कॉरेस्पॉन्डिंग AB हो जाएगा और फिर दोनों बराबर हो जाएंगे CPCT की मदद से। लिख दे रहा हूं मैं यहां कि CPCT का गेम चल रहा है यहां, ठीक है। CPCT बढ़िया डॉन बन के बैठा है यहां, ठीक है। इसके बाद PR की बात करूं, PR बेटा, PR एक साइड है, जल्दी देखो PR कहां है? PR, तो PR होगा CB के बराबर। देखो PR सबसे पहला और फिर लास्ट लेटर, पहला लास्ट है ना, पहला C और लास्ट B, तो CB, ये हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद चलो एंगल्स की बात कर लेते हैं। भाई CPCT साइड्स और एंगल्स दोनों की बात करता है, तो चलो एंगल्स भी इक्वल देख लेते हैं, कौन किसके इक्वल है। तो सर सबसे पहला एंगल होगा P, एंगल P किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल P सबसे पहले लेटर एंगल C के बराबर होगा। फिर एंगल Q की बात कर लें, एंगल Q किसके बराबर हो सकता है CPCT की मदद से? एंगल Q का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल A है, तो एंगल A लिख देंगे सर। फिर एंगल R, लास्ट वाला एंगल R किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है बेटा? एंगल R लास्ट वाला लेटर एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये है पूरा रोल बेटा, ये है पूरा जलवा किसका? CPCT का। समझ गए? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के इक्वल करा देता है कौन? CPCT। तो उसके लिए तुम्हें पहले कॉन्ग्रुएंसी सीखनी पड़ेगी, कॉन्ग्रुएंट कराना सीखना पड़ेगा, ठीक है। सामने से हट जाता हूं, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो तो भैया यहां पर ASA फाइनली अपन ने कंप्लीट कर लिया है और इसके बेसिस पे अब अपन देख लेते हैं एक एग्जाम्पल जो आपकी NCERT बुक का एग्जाम्पल है। ये रहा एग्जाम्पल, चलो भैया पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से इसको, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी NCERT का ये एक्सरसाइज 1 के पहले दिया गया है दोस्त, अच्छे से पढ़ेंगे तसल्ली से, ठीक है।
लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। इतनी लाइन पढ़ के अपन कुछ इक्वालिटीज निकालेंगे, ठीक है। देखना बेटा, गौर से सुनना। अरे ये नहीं, इससे बनाएंगे। लाइन ए बी और सी डी भाई पैरेलल है, यही बना देते हैं यार, है ना। छोटा बनाऊंगा इसका फिगर में थोड़ा सा। ये दोनों पैरेलल है, सी डी और ए बी पैरेलल है। गौर से सुनना बेटा, ठीक है। पैरेलल लाइन से भी अपन बहुत चीजें निकाल सकते हैं, सी डी और ए बी, ठीक है। ये पैरेलल है, अपन ने लिख दी। अब पैरेलल है, गौर से सुनना बेटा। अगर मैं यहां पर सी को बी से ज्वाइन कर दूं तो ये ट्रांसवर्सल के रूप में मानी जाएगी, ये तो ट्रांसवर्सल है। और बेटा पैरेलल लाइंस में अगर ट्रांसवर्सल बना दिया जाए तो बनता है जेड, और जेड में मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें पता होगा ये एंगल और ये एंगल होगा ऑल्टरनेट एंगल्स और इक्वल, पैरेलल लाइंस वाले एंगल है, ठीक है सर, होगा इक्वल। अब मैं दूसरी अगर ट्रांसवर्सल ज्वाइन कर दूं तो सर ये वाले एंगल भी इक्वल आएंगे, दिस विल बी इक्वल टू दिस। सही बात है सर, आ गई ना दो दो चीजें इक्वल, बिल्कुल आ गई सर, ठीक है। इसके अलावा सर क्या आएगा, इसके अलावा इन्होंने दिया O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। जो AD है उसका मिड पॉइंट O है, ये O। तो सर इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि जो OD है, पतली कर लूं इसको थोड़ा सा, जो OD है OD और जो OA है वो दोनों इक्वल है। क्या होता, मिड पॉइंट अगर किसी भी लाइन का ये O दिया तो वो लाइन दो इक्वल पार्ट्स में बट गई, ये और ये इक्वल हो गया। बात क्लियर है समझ में? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब काम शुरू होगा कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। अब तुम्हें इस एग्जाम्पल में मैं दो चीजें देने वाला हूं, तुम पता क्या करोगे। पहले तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराना है, बहुत गौर से सुनो। सबसे पहले अभी अपन ने क्या सीखा बेटा, ASA सीखा, ASA सीखा ना। ASA से सबसे पहले अपन इसको कॉन्ग्रुएंट कराएंगे और तुम्हें यहीं पर AAS का डिफरेंस भी मैं बता दूंगा, इन दोनों में डिफरेंस भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ASA से करते हैं अपन, ठीक है। चलो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद ASA। बच्चों जो दो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट कराना है उनको अलग अलग बना लो। ट्राइंगल AOB, नाम लिख के दे दिया इन्होंने, नाम लिख के दे दिया, काम बहुत इजी कर दिया। AOB, ये ट्राइंगल AOB हो गया। और DOC, DOC ये है सर, ये DOC हो गया, ठीक है। हाँ, AOB और DOC, DOC, ठीक है, डन, पक्की बात। यस सर। अब मेरी बात सुनना, गौर से सुनना, तसल्ली से सुनना बेटा। देखो जो इक्वल है उसकी बात करते हैं। पहले अपन, क्या लग गया यार, पहले अपन बात कर लेते हैं बच्चों ASA की बात, ठीक है। गौर से सुनना, ये देखने की कला होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, और हो जाएगी, टेंशन ना लो। सर ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। देखो यहां पर A पे डबल सिंबल और D पे भी डबल सिंबल, D पे डबल, A पे, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल है, देखो OD इक्वल OA, OD इक्वल OD। बेटा मैं यहां पर तुमसे कहना चाहता हूं, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके निकल जाएं, क्रॉस करके निकल जाएं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर बनते हैं और वो इक्वल होते हैं। तो सर इसका मतलब, गौर से सुनना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। अब तुम कहोगे कि सर आपने सी पे क्यों नहीं लगाया, ये भी तो इक्वल है इसके। बेटा जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं बताता हूं क्यों, सुनते जाओ, सुनते जाओ। चलो इक्वल इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। पहले तो नाम लिखेंगे इन ट्राइंगल, पूरे पूरे प्रॉपर नाम लिखेंगे बच्चों अपन, ठीक है। इन ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपन, क्या नाम है फर्स्ट पार्ट में सर? AOB और DOC, AOB एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है। इक्वल इक्वल चीजें लिख लेते हैं पहले, ठीक है। एंगल A इक्वल एंगल D, ठीक है। एंगल A इक्वल एंगल D, कैसे हैं सर ये इक्वल, कैसे इक्वल है? अरे सर पैरेलल लाइंस वाली, पैरेलल लाइंस की वजह से इक्वल है, यानी ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है सर। और ये एंगल है तो इस पे A लिख देता हूं मैं, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट A,
ठीक है सर, ए हो गया, ए स्टैंड्स फॉर एंगल का सेट, ठीक है, ओके सर। इसके बाद एंगल ओ और एंगल ओ इक्वल है, पूरे नाम लिखने पड़ेंगे, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल, ए से नाम शुरू करा मैंने, इसका इस एंगल ओ का नाम मैंने ए से शुरू करा, इस एंगल ओ का नाम मुझे किससे शुरू करना पड़ेगा, ए से शुरू करा, जिस पे डबल डैश है तो यहां डी से शुरू होगा, डीओसी होगा बेटा नाम, ठीक है, डीओसी होगा बेटा नाम, डीओसी, तो एंगल डीओसी। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं सर ये, ठीक है। ये हो गया एंगल का सेट। अब गौर से देखो सैंडविच वाला सिस्टम, बेटा गौर से देखो, गौर से लो भाई, कलर ही चेंज कर लेते हैं, पर्पल कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। एंगल ए ये है, एंगल एओबी ये है, और ये दोनों एंगल किस लाइन पर बन रहे हैं, किस साइड पर बन रहे हैं, एओ, है ना, एओ। क्या एओ एक्टिव है, हां सर एओ एक्टिव है, डैश लगा है, डैश मतलब एक्टिव है, इक्वल है, किसके इक्वल है, यहां ओडी के इक्वल है। तो जो दो एंगल एक्टिव हैं वो दोनों एंगल जिस साइड पर बने हैं एओ वो भी एक्टिव है, और वो साइड उनके बीच में फंस गई, तो इसका मतलब सर एओ जो है वो इनके बीच में आएगा, एओ इक्वल डीओ, डीओ यहां आएगा सर, और ये हमें गिवन है। कैसे पता चलता है सर, एंगल ए जो है और एंगल एओ बी जो है वो दोनों जिस साइड पर बन रहे हैं, जिस साइड पर बन रहे हैं वो साइड है एओ। क्या वो एक्टिव है, हां सर एक्टिव है, देखो ग्रीन कलर का सिंबल लगा हुआ है इस पे, ये इसके एक्टिव है ना। अब यहां चेक कर लो, एंगल डी और एंगल डीओसी, एंगल डी और एंगल डीओसी, एंगल डी ये है, एंगल डीओसी है, किस साइड पर बन रहा है, डीओ पर बन रहा है, डीओ एक्टिव है क्या, हां सर डीओ एक्टिव है, देखो ग्रीन कलर का डैश लगा हुआ है, एक्टिव है, इक्वल है सर, इसीलिए इन दोनों को अपन को बीच में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो गया बेटा साइड का पेयर। तो ए ऐसे प्रॉपरली फॉलो हो रहा है तो क्या लिखेंगे, बाय ए एस ए रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस we can say that triangles this and this are congruent. Triangle AOB is congruent to triangle DOC. Clear? Okay. O is the midpoint of BC. O BC का midpoint है सर, अब तो है, बताओ क्यों, देखो बताता हूं। O AD का midpoint था, BC का भी midpoint हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, CP CT से। अगर मैं कहूं बेटा CO का कॉम्पिटिटर इस ट्राइंगल में CO, तो इस ट्राइंगल में कॉम्पिटिटर उसका BO होगा बेटा, BO होगा। तो कॉम्पिटिटर मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉम्पिटिटर मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो इसके बाद अपन इसी के CPCT से क्या लिखेंगे, इसका CPCT। CPCT समझते हो ना, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स उन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हो जाते हैं। अरे भाई सही लाइन बन जाए यार, ठीक है। तो सर अगर मैं बात करूं OC इस ट्राइंगल का, तो फिर इस ट्राइंगल में आएगा उसके मुकाबले में OB। ठीक है, कैसे पता चला, देखो भाई OB, तो यहां लास्ट के दो लेटर OC, लास्ट के दो लेटर, तो OB इज इक्वल टू OC। और बच्चों जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो ही गए तो क्या हम O को इस पूरी लाइन BC का मिड पॉइंट नहीं बोल सकते क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं दोस्त। तो हम यहां इसके बाद अब हम क्या बोलेंगे, therefore O is the midpoint of O is the midpoint of BC। ठीक है, बात समझ में आ गई, यस सर, ठीक, डन। ये एग्जाम्पल भी खत्म हो गया बेटा, जल्दी से कॉपी कर लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है, चलो भाई। ओके बॉस, आगे चला जाए, इसको इरेज करें, ठीक है। अब तीन और कॉन्ग्रुएंसीज हमें, ओह सॉरी यार, एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी यहां, एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी यहां, भूल गया मैं, बिल्कुल याद नहीं रही मुझे। ठीक है, मैं बताता हूं, पहले मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, इसको भी इरेज कर दूं, ठीक है।
और इसको भी इरेज कर दूं, CPCT भूल जाओ। अपन ने अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को काहे से कॉन्ग्रुएंट किया बेटा, काहे से कॉन्ग्रुएंट किया? व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स या व्हाट इज द कॉन्सेप्ट जो हमने कॉन्ग्रुएंट करने के लिए यूज किया? तो आपका आंसर होगा सर, हमने कॉन्सेप्ट यूज किया ASA, है ना। और मैंने आपसे कहा था कि अभी ASA से करने के बाद मैं आपको इसी क्वेश्चन को AAS से भी करके दिखाऊंगा, AAS से भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन AAS को भी फॉलो कर रहा है। कैसे? चलो बताते हैं, सुनना मेरी बात, ठीक है। सुनो, दोनों ट्राइंगल बनाते हैं और इस बारी अपन देखो क्या क्या लेंगे। दोनों ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल ये हो गया COD और एक ट्राइंगल ये हो गया AOB, ठीक है। चलो AOB एंड COD, ठीक है। चलो गौर से सुनना बेटा, मेरी बात गौर से सुनना। क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल था? हाँ सर था। कैसे इक्वल था बेटा? सर ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, तो ये वाला एंगल बेटा अपन ने यहां इक्वल दिखा दिया, ठीक है, ओके। क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल था? हाँ ऑल्टरनेट एंगल्स था, याद करो शुरू शुरू में करा था अपन ने। हाँ सर बिल्कुल था। तो बेटा ये वाला एंगल अपन ने यहां इक्वल दिखा दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ बच्चों ये वाली साइड इसके इक्वल दिखा दी। अब सुनो मेरी बात, सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं इस पूरे फिगर में, गौर से सुनना बेटा, इस पूरे फिगर में सिर्फ और सिर्फ, पहले इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा, तो मैं क्राइटेरिया सिखाने के लिए कुछ कर रहा हूं मैं। देखो क्या, बहुत गौर से, क्या ये वाली साइड एक्टिव है? नहीं है ना, इक्वल तो नहीं है ना वो भी किसी के, नहीं है सर, हटा दो इसको, हटा दिया। क्या ये वाली साइड इक्वल है किसी के? यहां नहीं है, एक्टिव, एक्टिव नहीं है, हटा दो इसको, हटा दी, ठीक है, हटा दी, पक्का। क्या ये वाली OA जो साइड है वो एक्टिव है? हाँ सर एक्टिव है, रेड कलर का सिंबल है, एक्टिव है, ठीक है। बेटा यहां क्या बचा? गौर से तो सुनना, पैटर्न में लिखेंगे, पैटर्न में। सर यहां ये एंगल B बचा, ये एंगल है, यहां फिर कुछ नहीं है, यहां कोई साइड नहीं है, ठीक है। इधर आए, फिर एंगल A है सर, तो एंगल A लिखा, ठीक है सर। फिर अपन मुड़ गए और मुड़ते हुए जब ऊपर गए तो देखा एक साइड भी है, तो साइड लिख लिया। बेटा ये बना AAS। क्या बना सर? AAS। ये बना AAS, एंगल एंगल साइड, ठीक है। देखो एंगल B इधर भी अपन उड़ा देते हैं, इसको भी अपन खत्म कर देते हैं, उड़ाओ इसको भी, ठीक है, इसको भी उड़ा देते हैं। उड़ाने का मतलब है वो हटा देते हैं जो एक्टिव नहीं है, ठीक है। देखो CO एक्टिव नहीं है, ये भी एक्टिव नहीं है, बस ये जो बचा ये एक्टिव है, ठीक है। गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना। एंगल B एंगल C के बराबर है, तो इसमें लिख देंगे अपन एंगल, है ना, ये एंगल हो गया, ठीक है सर, यहां लिख देते हैं एंगल, ठीक है। फिर सर अपन यहां से आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहां कोई साइड नहीं है तो S नहीं लिखेंगे, यहां से अपन आगे बढ़े, यहां कोई साइड नहीं है, S नहीं लिखेंगे। फिर जैसे ही D पे पहुंचे तो D एंगल तो एक्टिव है, जैसे ही अपन A पे पहुंचे A एंगल तो एक्टिव है, तो एंगल लिख लो सर। यहां पे एक एंगल मिल गया, यहां पर भी अपन को एंगल D मिल गया, एंगल मिल गया। फिर जैसे ही मुड़े तो साइड DO मिल गई, तो साइड तो एक्टिव है, साइड लिख लो। जैसे यहां मुड़े साइड AO मिल गई, वो तो एक्टिव है, साइड लिख लो। तो सर SAA नहीं पढ़ेंगे इसको, AAS, AAS, एंगल एंगल साइड है ये। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो सर गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा सर। वापस पहुंचा दिया मैंने इसको, पूरा फिगर वापस आ गया है, ठीक है। चलो देखो अब अपन इसकी कॉन्ग्रुएंसी एंगल एंगल साइड के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। एंगल एंगल साइड के हिसाब से कर लेंगे। इसमें अपन को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं लेने पड़े। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब ये वाले, दिस इक्वल दिस नहीं लेना पड़ा, है ना। चलो देखो, एंगल यहां से शुरू करेंगे बेटा, बी से। एंगल इक्वल एंगल, एंगल बी इक्वल एंगल सी। कैसे इक्वल है सर? सर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये, पैरेलल लाइंस में ऑल्टरनेट बनते हैं ना, वही है, ठीक है सर। फिर एंगल, अब बी के बाद, बी तो हो गया, बी खत्म करो, फिर बी के बाद अपन आगे बढ़े। बी ए एक्टिव है ही नहीं है, बी ए लाइन पे चलते चलते आगे बढ़े तो बी ए तो एक्टिव है नहीं, लेकिन ए पे पहुंचे तो ये एक्टिव निकला, तो एंगल ए लिखते हैं,
और यहां सी से डी की तरफ पहुंचे, सी डी एक्टिव है ही नहीं है, सी डी लाइन, डी एक्टिव है, डी एंगल एक्टिव है, तो एंगल डी लिख देते हैं, एंगल डी। तो सर ये कैसे इक्वल है? सर ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स ही थे, ठीक है। फिर जैसे यहां पर बेटा बी, फिर बी के बाद ए, फिर आप ए से ओ की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे ए ओ साइड ए ओ पे बढ़े तो देखा यार ए ओ साइड एक्टिव है, और जैसे ही अपन यहां पे डी से ओ की तरफ बढ़े तो डी ओ भी एक्टिव है। तो सर ए ओ इक्वल डी ओ दिया भी है अपन को, ए ओ इक्वल डी ओ दिया हुआ है। सर ये क्या है? गिवन है अपन को, ये चीज तो गिवन है। लो भाई हो गई एंगल एंगल साइड, ये है एंगल एंगल साइड जो ए एस ए इससे बहुत अलग है। तो क्या बोलेंगे? बाय एंगल एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस triangles are congruent. Triangle AOB is congruent to triangle DOC. बस खत्म। तो देखो वो हो गया ASA से, वही चीज है, और यही सेम क्वेश्चन अपन ने कर लिया AAS से, क्योंकि हो रहे थे तो कर लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है सर, ओके चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इसको इरेज करते हैं। अब सर यहां बात करनी है SSS कॉन्ग्रुएंस की। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसको थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा मैं, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। SSS कॉन्ग्रुएंस, AAS कॉन्ग्रुएंस जो मैंने अभी समझा दिया है, AAS अभी समझाया मैंने आपको, यहां समझाया ना, ये है AAS, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा मैं। ठीक है, AAS तो हो गया, और RHS, इन तीनों की बात मैं डिटेल में करूंगा आगे, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें। ठीक है, चल अपन समझते हैं सर SSS कॉन्ग्रुएंस के बारे में। बहुत बेसिक सा है। अगर किसी भी दो ट्राइंगल में, जल्दी से देख लेंगे सर, अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, मतलब दोनों ट्राइंगल्स तीनों साइड्स इक्वल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका नाम है PQR, इसका नाम है ABC। ये दे दिया मैंने आपको 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया मैंने आपको 7 सेंटीमीटर, और ये दे दिया मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर। यहां मैंने आपको ये दे दिया 4 सेंटीमीटर, ये दे दिया मैंने आपको 5 सेंटीमीटर, और यहां मैंने आपको दे दिया 7 सेंटीमीटर। एंगल्स की फिलहाल मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ओके। जैसे ही अपन को ये चीजें दिखी, अपन ने क्या करा, हाल झटपट अपने हाथ चलना शुरू हो गए, और हाथ चले तो अपन ने क्या लिखा सबसे पहले कि यार ये जो 5 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, वो तो 5 सेंटीमीटर के इक्वल है दूसरे ट्राइंगल में। तो अपन ने नाम लिखा PQ और AC। सर अपन ने नाम लिख दिया PQ इज इक्वल टू AC। अब बच्चों गौर से सुनना, हो सकता है इसका नाम अपन को पलटना पड़े QP, और इसका नाम हो सकता है पलटना पड़े CA, देखेंगे आगे, अभी तो अपन को नहीं पता। ठीक है सर। उसके बाद अपन ने 4 सेंटीमीटर इक्वल 4 सेंटीमीटर की बात करी कि सर 4 इक्वल 4 है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर है PR, और 4 है यहां BC, तो यहां लिखा PR इज इक्वल टू BC। ठीक है, उसके बाद अपन ने 7 सेंटीमीटर की बात करी है, तो मैं रफ लिख रहा हूं बेटा सिर्फ समझाने के लिए। 7 सेंटीमीटर इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो इसका नाम है QR, इसका नाम है AB, तो यहां लिखते हैं QR इज इक्वल टू AB। अब मेरी बात सुनो सर, ये दोनों ट्राइंगल साइड से हो गए कॉन्ग्रुएंट। देखो ये साइड इक्वल साइड है, ये साइड इक्वल साइड है ना, और ये भी बेटा साइड इक्वल साइड है, तो ये हो गए साइड से कॉन्ग्रुएंट। ये सब तो समझ में तुम्हें आ जाएगा, है ना, बहुत आसान है, सबसे इजी है ये। साइड इक्वल साइड होना चाहिए, साइड इक्वल साइड, साइड इक्वल साइड, साइड इक्वल साइड। जब दो ट्राइंगल्स में तीनों साइड इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल हो जाती है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ओके। लेकिन नाम लिखना थोड़ा सा टफ होता है, टफ नहीं है, छोटी सी चीज है, टफ नहीं है। देखो बता रहा हूं, सुनो, नाम लिखते हैं। ठीक है, इधर से नहीं बताऊंगा, यहां बताऊंगा, तो मैं बढ़िया तुक्के मार के नाम लिखने वाला। तुक्का नहीं, कॉन्सेप्ट ही है। मैंने सपोज इसका नाम लिखा PQR, मैंने इसका नाम लिखा ट्राइंगल PQR। अब PQR तो लिख लिया, अब इसके नाम के हिसाब से इसका नाम लिखना है। ठीक है, गौर से सुनना, PQ
बस पी क्यू आर इसको ऐसे बना लो डायरेक्शन। अपन ने नाम शुरू करा उस साइड से जो 5 सेंटीमीटर है और फिर गए अपन 7 सेंटीमीटर की तरफ, है ना। बस यहां ढूंढ लो 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर की तरफ जाना है। 5 सेंटीमीटर यहां से शुरू हो रहा है, 7 सेंटीमीटर की तरफ जाओगे, ये नाम आएगा, इसका नाम आएगा CAB, इसका नाम आएगा ट्राइंगल CAB। समझे बात कि नहीं समझे? मैंने नाम शुरू करा PQ और फिर मैं गया 7 सेंटीमीटर की तरफ, ऐसे ही PQR। तो यहां भी हमें 5 सेंटीमीटर की तरफ से शुरुआत करनी होगी, CA और 7 की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी बेटा मैं 7 सेंटीमीटर की तरफ गया, PQR 5 को कवर करके 7 की तरफ गया, तो यहां भी 5 को C से शुरू करना पड़ेगा, 5 को कवर करके 5 सेंटीमीटर को कवर करके 7 की तरफ गया, CAB इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो सर हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAB। अब इसी के अनुसार अपन को नाम लिखने पड़ेंगे इनको। हमने इसका नाम लिखा PQ, तो इसका नाम CA होना चाहिए था। देखो देखो PQ और CA, तो इसका नाम AC नहीं, इसका नाम CA होना चाहिए था। इसको इरेज करेंगे और लिखेंगे CA, ठीक है। इसका नाम है PR, फर्स्ट वाले लेटर से लास्ट वाले लेटर पे गया, तो इसका नाम होना चाहिए CB, इसका नाम होना चाहिए फर्स्ट से लास्ट CB, तो इसको इरेज करके CB लिख दो। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। CB, BC नहीं CB, यहां BC लिखा था, अपन सही नाम CB लिखेंगे, ठीक है। यहां है QR, तो यहां लास्ट, सेकंड लास्ट और ये है ना लास्ट के 2 लेटर्स, तो यहां आना चाहिए AB, है ना। यहां AB लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे होती है साइड की कॉन्ग्रुएंसी। बात समझ में आ गई हो तो भैया सेशन को लाइक जरूर करना यार। पूरी एनर्जी लगा रहा हूं और एनर्जी के साथ साथ तुम्हें पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर हाल में हर कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में फीड कर सकूं, ठीक है दोस्त? बात समझ में आई? ठीक है। ओके, चल इसको इरेज करते हैं सर। ये AAS मैं तुम्हें करा चुका हूं, ठीक है। और डिटेल में अगर समझना हो तो नेक्स्ट के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो। यहां तो सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात हुई है। S को देखो तुम ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने, छोटी सी चीज है, इसको और डिटेल में समझेंगे अपन आगे आने वाले वीडियो में, टेंशन नहीं लो, आएगा डेडिकेटेड वीडियो आएगा। अब बात कर लेते हैं RHS की। बेटा RHS आपने पढ़ा होगा, राइट हैंड साइड, है ना। RHS का फुल फॉर्म हमें तो राइट हैंड साइड ही पता है, LHS RHS, है ना बच्चों। पर बेटा ये RHS राइट हैंड साइड नहीं है, ये RHS स्टैंड करता है राइट एंगल। पहला होता है R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल। पहले तो हम फुल फॉर्म जानेंगे। H स्टैंड्स फॉर मेरे प्यारे बच्चे हाइपोटेन्यूज, कई लोग कुछ और बोलते हैं उसको, तो मुझे भाई पता नहीं है, मैं तो हाइपोटेन्यूज बोलता हूं। और S स्टैंड्स फॉर अदर साइड, अदर साइड, साइड या अदर साइड, अदर कौन सी? हाइपोटेन्यूज को छोड़ के कोई और सी साइड। अभी बताता हूं है क्या। देखो बात ऐसी है, RHS स्पेशली उन ट्राइंगल्स में लगाया जाता है, ये वो ट्राइंगल्स स्पेशल है ये केस एक्चुअली। ये कॉन्ग्रुएंसी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में ही लगाई जा सकती है, क्योंकि आप क्लियरली देख रहे हो कि यहां एक राइट एंगल आ रहा है ना। जैसे ही आप 2 ट्राइंगल देखो और उनकी कॉन्ग्रुएंसी करने की कोशिश करो, या क्वेश्चन कह रहा है इन्हें कॉन्ग्रुएंट कराओ, या कॉन्ग्रुएंट कराने की जरूरत आ पड़ी है और दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड हैं, तो आपका सबसे पहला कर्तव्य यह है कि आपको उन दोनों ट्राइंगल को RHS से कॉन्ग्रुएंट कराने की कोशिश करनी है। आपको चेक करना है कि वो दोनों राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या RHS को फॉलो कर रहे हैं। अगर RHS को फॉलो कर रहे हैं तो आप उनको सबसे पहले RHS कॉन्ग्रुएंसी से ही कॉन्ग्रुएंट कराओगे। और इफ दे आर नॉट फॉलोइंग RHS कॉन्ग्रुएंसी, अगर वो RHS कॉन्ग्रुएंसी फॉलो नहीं करें, तब आप SSS, ASA, AAS, SSS कोई सी भी अदर वाली कॉन्ग्रुएंसीज यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी कराने के लिए आपको RHS चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं सर कैसे करते हैं इसको। सपोज वी हैव अ फिगर लाइक दिस, हमारे पास एक फिगर ऐसा है। सपोज हमारे पास एक ऐसा फिगर है
नाम लिख लेते हैं MNPQ। बेटा ये दोनों राइट एंगल एंगल्स दिए हैं, ठीक है, ये दोनों राइट एंगल्स दिए हैं और आपको ये वाली साइड इसके इक्वल दी है ना, ये वाली साइड आपको इसके इक्वल दी। सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया प्रूफ करो कि NP इक्वल है QP के, प्रूफ करो NP इक्वल QP है, ये प्रूफ करना है आपको कि NP, दिस इज NP इक्वल QP। आपने एक चीज तो देख ली, सबसे पहले आपको यही देखना है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, क्या NP और QP इन दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। दो ट्राइंगल कौन से बेटा, MNP ये ट्राइंगल और MQP ये ट्राइंगल, ठीक है, MNP और MQP, ठीक है, ऐसी बना लिया मैंने ये फिगर, MNP और MQP। आपने देखा ये राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल मार्क कर दिया। आपने देखा दिस साइड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आपने चेक किया कि यार दोनों ट्राइंगल में ये जो NP है और ये जो QP है ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब एक तरह से देखा जाए तो कॉम्पिटिटर्स। अगर मैं इसमें NP देखूंगा तो मुझे इसमें QP देखना पड़ेगा, है ना, बराबर। ऑब्वियस सी बात है यार, बैलेंसिंग वाली नजरों से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। और मैंने नोटिस किया कि यार इसमें भी राइट एंगल है और इसमें भी राइट एंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अब अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें इक्वल कराना है, याद करो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कैसे होते हैं, CPCT से। CPCT कब लगता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। तो अब हमारी नीड ये है कि हमें ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कराने पड़ेंगे, ये हमारी नीड है, नीड ऑफ द टाइम है कि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कराना ही पड़ेगा, है ना। अब हम कैसे कॉन्ग्रुएंट कराएं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो सबसे पहले हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हमें सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को RHS कॉन्ग्रुएंसी से कराना पड़ेगा चेक। चलो R लिखते हैं, R फॉर राइट एंगल। क्या दोनों में राइट एंगल है, हाँ सर। एंगल N इक्वल एंगल Q लिखो, एंगल N इक्वल एंगल Q, दोनों में राइट एंगल है सर। फिर H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। क्या दोनों के हाइपोटेन्यूज, दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज इक्वल है, चलो देखते हैं। सर इस राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज MP है और इसका हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने MP है, दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं सर। MP दोनों में आ रहा है, MP इक्वल MP कॉमन है, हाँ सर। दोनों के हाइपोटेन्यूज भी सेम है, इक्वल है। अब आता है S स्टैंड्स फॉर साइड। क्या हाइपोटेन्यूज को छोड़ के कोई और साइड्स इक्वल हैं, तो सर हाँ, देखो ये एक MN इक्वल MQ दिया है तो अपन कहेंगे MN इज इक्वल टू MQ, तो ये हो जाएगा अदर साइड, ये हो जाएगी अदर साइड। तो क्या मिला, देयरफॉर हम कह सकते हैं बाय RHS क्राइटेरिया, बाय RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, है ना। RHS तो कितना आसान निकला, बाय RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल नाम लिख लो उसको MNP, M से शुरू कर रहा हूं, NP तो MQP, MNP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MQP। और जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए, आपको पता है CPCT से आप इन दोनों को इक्वल बोल सकते हो, बाय CPCT NP इज इक्वल टू QP, NP इज इक्वल टू QP। एक तरह से मैंने आपको एक क्वेश्चन ही करा दिया RHS पे, है ना। जल्दी से देख लो इसको, खत्म हो गया है आज का ये सेशन, फिर अपन इसको कंक्लूड करते हैं भाई, ठीक है भाई। तो चलो इसको इरेज करते हैं। आई होप आपने RHS अच्छे से सीख लिया होगा। SSS सारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं डिटेल में। अगर आप ऑब्वियसली डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें अपन बाकी लास्ट के 3 मेजर क्राइटेरियाज को और अच्छे से समझेंगे, AAS, SSS और RHS फिर से समझेंगे अच्छे से। ये तो आपको एक ग्लैंस दे दिया मैंने। इस वीडियो में मैंने आपको पूरे क्राइटेरियाज अच्छे से समझा दिए हैं, 3-4 एग्जाम्पल्स भी करके समझाए हैं। ये भी एक एग्जाम्पल ही था बेटा, ठीक है। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो फीडबैक कमेंट्स में जरूर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए, ठीक है भाई। तो इसको करते हैं क्लीन।
और बेटा आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट खोले अपनी क्लास सेलेक्ट करना, जिस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, वीडियोस देखनी है, वो सब्जेक्ट जल्दी से चूज कर लेना आपके सामने प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्मेट में। ऐसा नहीं कि एक वीडियो वहां पढ़ा एक वीडियो वहां पढ़ा, नहीं, आपको प्रॉपरली हम लोग प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज करके बहुत अच्छे लिस्ट के फॉर्मेट में वीडियोस देते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी प्रॉपरली पढ़ाई करने में, किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर इसी दौरान आपको नोट्स की जरूरत पड़े, नोट्स की आवश्यकता पड़े, तो बढ़िया तरीके से आप नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स भाई कहां मिलेंगे? हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com पर, और हमारे एप्लीकेशन पर। आपको देखो यार, ये दिख रहा है ना आपको, ये ग्रैब ई नोट्स, बस इस पे क्लिक कर देना और आप आराम से आगे पहुंच जाओगे ऑन द नेक्स्ट पेज, जहां से आप ये नोट्स, ई नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे ई नोट्स हैं, एक्सपर्ट्स ने बैठकर बनाए हैं, तो अच्छे ही होंगे और आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।